बच्चों हम लोग जो है हमारा चल रहा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एनर्जीज में हमने पढ़ा था कि जो nth ऑर्बिट की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में, बोर थ्योरी पर चल रहा था ना हमारा, कितनी है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आई थी nth ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, nth ऑर्बिट की एनर्जी इतनी आई थी। और काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या आया था, En इज इक्वल टू माइनस ऑफ Kn इज इक्वल टू UN/2, ये आया था। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मैंने निकाली थी, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आएगी, E1 इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1 डालोगे कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हो, कितनी आएगी, +13.6। पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। E2 हमारा कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो 4 आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी कितनी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो कितनी है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ देखो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, कुछ नोट लिखे हम हैं, एक नोट। टोटल एनर्जी क्या है यहाँ सिस्टम की, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बताओ तो, है नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी किस बात को बताती है, किस बात को बताती है नेगेटिव एनर्जी, बोलो किसको बताती है, नो तो फोर्स बताता है। ये टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव टोटल एनर्जी का क्या मतलब है, नहीं, टोटल एनर्जी, अगर किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होगी, बाउंड सिस्टम है। जब भी सिस्टम बाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन बाउंड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, ओपन नहीं है, ओपन सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है टोटल एनर्जी ऑफ अ बाउंड सिस्टम या क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी इस बात को सिग्निफाई करती है। ठीक है, जैसे वी आर बाउंड, आई एम बाउंडिंग विद द अर्थ, हम लोग अर्थ के साथ बाउंड हैं, हम बाउंड सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। अर्थ क्लोज सिस्टम फॉर्म करती है, ओपन सिस्टम फॉर्म नहीं करती। अर्थ एक सर्टेन ऑर्बिट में घूम रही है, सन के चारों तरफ एक सर्टेन ऑर्बिट में घूम रही है। तो अर्थ की जो टोटल एनर्जी है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन, ठीक है, जो टोटल एनर्जी है अर्थ की वो क्या है, नेगेटिव है। टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। टोटल एनर्जी ऑफ, जब भी सिस्टम होगा क्लोज तो उसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। टोटल एनर्जी ऑफ क्लोज्ड सिस्टम इज ऑलवेज, क्या बताया मैंने, नेगेटिव। एंड मॉड्यूलस ऑफ दिस इज, एंड मॉड्यूलस ऑफ दिस इज कॉल्ड, इसका मॉड्यूलस क्या है, टोटल एनर्जी का जो मॉड्यूलस है वो क्या कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मॉडुलस। इतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाइंड है। ठीक है, मीनिंग टू से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर फेंकना है, बाहर धकेलना है, आयनाइज करना है एटम को। कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी चाहिए। कितनी है बाइंडिंग एनर्जी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। इस बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की
फर्स्ट ऑर्बिट में वो कितनी है, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। कितना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, 13.6 वोल्ट। ठीक है, यानी हाइड्रोजन एटम को अगर हमने 13.6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन में डाल दिया तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है कितनी एनर्जी एक्वायर कर लेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्वायर करके हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बाहर निकल के एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड। ठीक है, एटम के बाहर निकलने का मतलब कहाँ चला जाना है, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में चले जाना है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए मेरी बात को। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव एंड मॉड्यूलस ऑफ दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर इफ समझते हैं, एक ही बात है दोनों। इफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर किसी सिस्टम पे ये लॉ फॉलो हो रहा हो, ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता हो और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो, देन ई कॉमा के एंड यू। ई क्या है यहाँ, ई क्या है यहाँ, टोटल एनर्जी। के क्या है यहाँ, काइनेटिक एनर्जी। यू क्या है यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी। हैव फॉलोइंग रिलेशनशिप, have following relationship. That relationship is E is equal to minus of K is equal to U by 2. ठीक है, जहां जहां ऐसा होगा, जहां जहां these two laws are followed, force is inversely proportional to R and potential energy of the system is inversely proportional to R and force is inversely proportional to R square, then the total energy, kinetic energy and the force potential energy have this relation. कहाँ है ऐसा, दो जगह पर। कहाँ, इन प्लानिटरी सिस्टम, ग्रेविटेशन में। प्लानिटरी सिस्टम में यही होता है। अगर आपको 11th याद हो तो क्या थी वहाँ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस Gm1m2 अपॉन आर, और फोर्स कितना है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थ की जो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उन तीनों में रिलेशन यही है। ठीक है, ठीक है। और इन एन एटम, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वहां पर ये आपको ये रिलेशन मिलेगा बाकायदा। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, बात नंबर 3 है यहां। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी समझ गए किसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। क्या हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड, एंड करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड क्या, बोलो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कितना है, 13.6 वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, सेकेंड ऑर्बिट की है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है 3.4 वोल्ट। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन स्टेट क्या होती है बच्चों, हैं, एक्साइटेशन स्टेट किसे कहते हैं बताओ तो सही, कौन सी स्टेट होती है एक्साइटेशन स्टेट, अनस्टेबल स्टेट होती है। ठीक है,
कौन सी हाइड्रो, किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन स्टेट कौन सी है? n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। n इज इक्वल टू 1 कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जंप कराने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, सेकंड ऑर्बिट में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी जाने के लिए, दैट एनर्जी इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालें, यहां से कौन सी एनर्जी निकालें? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कौन सी स्टेट है? n इक्वल टू 2 है, याद रखना। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट जो है वो n इज इक्वल टू 2 है। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट कौन सी है? n इज इक्वल टू 3 है। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट n इज इक्वल टू 4 है। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है, कौन सी एनर्जी ज्यादा है इन दोनों में से? सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा। कितनी एनर्जी? जो एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा एनर्जी डिफरेंस है उतनी चाहिए। कितना है एनर्जी डिफरेंस? E2 माइनस E1 करोगे, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6 इज इक्वल टू जो है कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद हो जाएगा। देखो ये फिगर अगर आप याद करोगे तो न्यूमेरिकल में आसानी होगी। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो है वो क्या कहलाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? बोलो। द एक्साइटेशन पोटेंशियल इज, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 10.2 वोल्ट। ठीक है, नाउ सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं ना। देखो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में कहाँ से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में जाने के लिए ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट कौन सी है? n इज इक्वल टू 3। तो ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में जाना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वहाँ जंप करने के लिए जितनी उसे एनर्जी की ज़रूरत है, दैट एनर्जी इज द सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, जो कि क्या आएगी? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थर्ड एनर्जी लेवल एंड फर्स्ट एनर्जी लेवल। थर्ड की कितनी है? देखो तो ये कितनी मैंने कितनी है? माइनस 1.51 माइनस कितना है? बोलो तो सही। माइनस 13.6 कितना आएगा? 12.1 आएगा कि देखना तो सही। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। ठीक है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एंड करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो है, जो करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल है। ये सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होगा कितना होगा बच्चों? 12.1 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, नाउ एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम देखें, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सटर्नल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में एक्सटर्नल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। ये हायर एनर्जी स्टेट जो है वो उसकी कौन सी स्टेट होती है? एक्साइटेशन स्टेट होती है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अनस्टेबल स्टेट होती है ये। ठीक है, इसमें एक्साइटेड एटम कहलाता है। ये अनस्टेबल स्टेट में होता है। ये एटम की एक्साइटेड स्टेट कितने समय के लिए होती है? लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन वहाँ स्टे करके वापस लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है। वापस अपना लोअर एनर्जी में जंप करता है हायर एनर्जी से। और जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, उन डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो है क्या करता है? फोटोन को एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, आप जानते हैं, पढ़ा भी है आपने केमिस्ट्री में। अगर किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से डायरेक्टली अगर 1 में आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए,
तो जो फोटोन एमिट होता है उसकी वेवलेंथ लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कौन से वाले रीजन में? अल्ट्रा वायलेट फोटोन एमिट होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मिलता है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज कहते हैं। किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर n=2 में आ जाए, ठीक है, तो जो फोटोन एमिट होता है उसकी वेवलेंथ लाई करती है विजिबल रीजन में, जिसे हम क्या कहते हैं? बामर सीरीज कहते हैं। किसी भी हायर से अगर डायरेक्टली 3 में आ रहा है, ठीक है, तो जो वेवलेंथ लाई करती है वो लाई करती है किसमें? इंफ्रारेड रीजन में, जिसे हम क्या कहते हैं? पास्चन सीरीज कहते हैं। फिर 4 में अगर आ रहा है तो फिर लाइमन, बामर, पास्चन, फिर बेकेट सीरीज कहते हैं। फिर अगर 5 में आ रहा है तो फुंड सीरीज कहते हैं, फुंड सीरीज, ठीक है। ऐसे हमें मिलती चली जाती हैं। बाद वाली जो वेवलेंथ है वो कहाँ लाई करती हैं? इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही होती हैं। तो अगर मैं इसके लिए एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ निकालूं तो वेवलेंथ क्या आएगी निकल के? क्या होगी? क्या होगा फोटोन की एनर्जी? h न्यू, जो कि क्या होगी? एनर्जी डिफरेंस होगा। किसके बीच में एनर्जी डिफरेंस? इनिशियल एनर्जी ऑर्बिट माइनस फाइनल एनर्जी ऑर्बिट। ये इनिशियल एनर्जी ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट होगी? हायर एनर्जी स्टेट। और ये कौन सी होगी? लोअर एनर्जी स्टेट। हायर से लोअर में आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आता है देख सकते हैं क्या? कितना निकाला था हमने? इसको क्या निकाला था? m⁴ याद करो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो n स्क्वायर में यहां ले लेता हूं, क्या ये कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या? यहाँ n स्क्वायर बचेगा, यहाँ n स्क्वायर बचेगा। माइनस का आता है ना, तो ये पलट जाएगा। देखो पलट जाएगा, देखो ना, ये क्या हो जाएगा? 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ये दिख रहा है बच्चों इतना, ठीक है, ये आएगा उसमें वीडियो में दिख रहा है ये, ठीक है। 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। क्यों हो गया? समझ गए ना? क्योंकि हम ये माइनस आएगा माइनस m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ni स्क्वायर h स्क्वायर, और ये भी माइनस आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस ये माइनस, ठीक है। अब यहां से हम इसको क्या लिख सकता हूं? न्यू को लैम्डा, c/λ। तो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 1/λ जो वेवलेंथ आएगी, जो फोटोन की जो वेवलेंथ आएगी, जो फोटोन एमिट होगा जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा, तो ये उसकी वेवलेंथ है। तो यहाँ पे h और c से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगी? m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c, और यहाँ h स्क्वायर के साथ h जाएगा, h³ इंटू 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r। ये पूरा जो है क्या कहलाता है? इसको, इस पूरे को r से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये पूरा r जो है वो क्या कहलाता है? रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा आपका एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए, जो वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ फाइंड करने का, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है। वेयर r जो है, r इज इक्वल टू m⁴, देखो इसका डायमेंशन याद रखोगे, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³। क्या है ये? रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसका डायमेंशन याद रखोगे ना? क्या होती है वैल्यू इसकी? वैल्यू क्या होती है? अरे रिडबर्ग कांस्टेंट कोई बात नहीं, बच्चों को पता है रिडबर्ग कांस्टेंट, पैदा हुए तो रिडबर्ग कांस्टेंट पता था उन्हें। देखो इधर रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये क्या है? ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1.09 इंटू 10⁻⁷ क्या होती है वैल्यू? 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। तो इसका डायमेंशन याद रहेगा तुम्हें, m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³ का डायमेंशन L-1। कंपटीशन में पूछ सकता है, ठीक है। L-1 वैल्यू कितनी है रिडबर्ग कांस्टेंट की? 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब इसी पे हम इस एमिशन स्पेक्ट्रम को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास जो आई है,
अगर किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, सुन ले ध्यान से, अगर किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 6। किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर डायरेक्टली 1 में आ जाए, किसी भी हायर से 6 से 1 में आ जाए, या 5 से 1 में आ जाए, या यहाँ से 1 में आ जाए, डायरेक्ट 1 में जंप करे, यहाँ से आ जाए या यहाँ से आ जाए, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ जो है कौन से रीजन में लाई करेगी? अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी। कौन से वाले रीजन में लाई करेगी? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ये फोटोन जो एमिट होगा अल्ट्रा वायलेट फोटोन, यहाँ इस एनर्जी और इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, इस एनर्जी और इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो फोटोन एमिट होगा अल्ट्रा वायलेट, ये भी अल्ट्रा वायलेट फोटोन, ये भी अल्ट्रा वायलेट फोटोन, ये भी अल्ट्रा वायलेट फोटोन, सब में अल्ट्रा वायलेट फोटोन एमिट होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? कहाँ लाई करेगी? यूवी रीजन में, यूवी रीजन में। किसी भी हायर स्टेट से, किसी भी हायर से डायरेक्टली अगर जो है, कोई सी भी हायर स्टेट से डायरेक्टली अगर 2 में आ जाए, ऐसे आ जाए 2 में, तो इसकी जो वेवलेंथ लाई करेगी वो कौन से वाले रीजन में लाई करेगी? विजिबल रीजन में लाई करेगी। और इसको क्या कहेंगे? बामर सीरीज कहेंगे, बामर सीरीज। और ये विजिबल रीजन होगा, विजिबल होगी, सिर्फ ये दिखेगी हमें, ठीक है, बाकी नहीं दिखेगी कुछ भी, क्योंकि हम सिर्फ विजिबल को देख सकते हैं, इस वेवलेंथ को देख सकते हैं हम। किसी भी हायर स्टेट से अगर डायरेक्टली किस में आएगा? कौन सी स्टेट में आएगा? 3 में अगर आएगा तो जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो कहाँ लाई करेगी? इसे क्या कहेंगे? लाइमन बामर पास्टन सीरीज। ये कौन सा रीजन होगा? IR रीजन, इंफ्रारेड वेवलेंथ होगी। और किसी भी हायर से अगर किस में आ जाए, हैं, किसी भी हायर से अगर, समझ गए ना यार, एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी हायर से, सारी दिखा दूं, किसी भी हायर से अगर किस में आ गया? लाइमन बामर पास्टन इसमें आ गया, तो तब ये कौन सी सीरीज होगी? BRACKETT ब्रैकेट सीरीज। ये भी किस में होगी? इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अगर किसी भी हायर से, ये कौन सी है? n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4, ये n इज इक्वल टू 5, ये n इज इक्वल टू 6। किसी भी हायर से अगर डायरेक्टली इसमें आ जाए, कहीं से भी आ जाए इसमें, n इज इक्वल टू 5 में, या 6 से 5 में आ जाए, 6 से ऊपर वाले से कहीं से भी प्याज में आए, तो जो वेवलेंथ जो सीरीज होगी उसे क्या कहते हैं? PFUND, फुंड सीरीज। ये अगेन किस में, कौन से रीजन में लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक है, ठीक। नाउ सबसे पहले देख लें लाइमन सीरीज पे डिस्कशन। सबसे पहले ये वाला सीरीज का डिस्कशन देख लेते हैं, लाइमन सीरीज। यहां से लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में क्या होगा? इनिशियल फाइनल स्टेट क्या होगी? बोलो, अरे फाइनल स्टेट क्या होगी? 1, और इनिशियल स्टेट क्या होगी? 2, 3, 4, डैश कुछ भी। तो ये फार्मूला लगाएंगे ना, ये वाला, ये आपके पास फार्मूला है, इसको, ठीक है। क्या है फार्मूला? 1/λ इज इक्वल टू R, 1/λ इज इक्वल टू R, 1/1 स्क्वायर, फाइनल स्टेट तो ये आ गई, अपॉन 1/ni स्क्वायर, ठीक है। ये लाइमन सीरीज के लिए हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी भी सीरीज की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कब होगी? जब एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। यानी कब होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? जब इन्फिनिटी से अगर 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम, ठीक है। वेवलेंथ मिनिमम होगी और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो फॉर ni इज इक्वल टू 1, फॉर ni इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी से 1 में आ जाए, ठीक है, क्या? मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
and shortest wavelength of this series is obtained. Shortest wavelength and कौन सी फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड. क्या होगी जरा बताओ तो सही, वहां क्या होगी? वो यहां पे एन आई इन्फिनिटी रख दो तो 1 इन्फिनिटी क्या हो गया? 0. ये कितना है? 1. तो 1 लैम्डा बराबर आर. तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? 1 आर. तो लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ होगी वो. तो जो लैम्डा मिन होगी वो कितनी होगी? 1/r होगी. और 1/r क्या होगा? r पता है ना आपको कितना है? 1.09 इंटू 10⁷. इसको रख के सॉल्व कर लोगे. सॉल्व करने के बाद ये आएगा 912 एंगस्ट्रॉम. क्या आएगा? याद कर लो. क्या कर लो? किसको याद कर लो? कैसे याद करोगे? नाइट शो 9 से 12. नाइट शो चलता था पहले पुराने जमाने में 9 से 12. अभी भी चलता है. अब तो 12 से 2 चलता है. 2 बजे खत्म होती है मूवी जाके. पहले 9 से 12 होता था. 9 से 12. ठीक है, याद कर लो इसको. याद इसलिए कर लो क्योंकि बार बार 1/r आएगा. आप रेसिप्रोकल करेंगे ना 1/r तो 1/r की वैल्यू डायरेक्ट 9 से 12 एंगस्ट्रॉम रख देंगे. नाउ अब फॉर किसी भी सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ कब होगी? जब इन्फिनिटी से जंप करेगा. ठीक है. और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? जब इमीडिएट वाली. इमीडिएट फॉर ni इज इक्वल टू 2 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अब इसी की बात कर रहा हूं यार. इनिशियल स्टेट 2 है लाइमन सीरीज में ही. अगर 2 से 1 में आया तो क्या मिलेगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड. मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सीरीज is obtained. ठीक है. तो क्या आएगी? क्या आएगी? लैम्डा 1 लैम्डा मैक्स डालोगे यहां. लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल रहा हूं. रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4. तो 1 माइनस 1/4 कितना हो गया? 3/4. तो लैम्डा मैक्स जो है वो कितना आ गया? 4/3r. और 1/r कितना है? 9 से 12. ठीक है, एंगस्ट्रॉम. तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो कितना आ गया लैम्डा मैक्स? बीच में 0 भी आएगा. बारह सौ 16 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, किसकी है ये? बामर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ. सॉरी, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ. तो कहां से कहां तक मिलती है लाइमन सीरीज? 9 से 12 से 12 से 16. 9 से 12, 12 से 16. दूसरी मूवी 4 घंटे की है. नाउ बामर सीरीज, लाइमन सीरीज की बात हो रही थी. ये बामर सीरीज में क्या है? फाइनल स्टेट क्या होगी? 2. और इनिशियल स्टेट क्या होगी? 3, 4, 5, डैश 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 डैश. ठीक है. तो क्या बनेगा बामर सीरीज के लिए? 1 लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू फाइनल स्टेट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 ni स्क्वायर. ठीक है. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके लिए मिलेगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n इज इक्वल टू 3 के लिए. और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहां होती है? विबग्योर, रेड कलर की.
तो 3 से 2 में आएगा तो कौन सा कलर मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। ठीक है, रेड कलर मिलेगा अगर 3 से 2 में आएगा तो। ठीक है, 6563 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ मिलेगी रेड कलर की। ठीक है, तो फॉर Ni बराबर इंफिनिटी, फॉर Ni बराबर इंफिनिटी क्या आएगी वेवलेंथ? देखो तो सही, लैम्डा मिन, लैम्डा मिन इज इक्वल टू कितना? 4/r। ठीक है, यहां इंफिनिटी रख दोगे ना तो 4/r, तो 4 इंटू 9 से 12। देखो 9 से 12 से सारा मसला हल हो गया। ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी है ऑफ दिस सीरीज? 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 36 48 एंगस्ट्रॉम। 3648 एंगस्ट्रॉम कहाँ पर है ये ब्लू रीजन में है। वायलेट इंडिगो ब्लू वाला रीजन है कहीं। ठीक है, ये ब्लू कलर की वेवलेंथ होगी, ब्लू ग्रीन वाली बाउंड्री है ये, ब्लू कलर है ये। इसे एच अल्फा लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एच अल्फा लाइन। नहीं, नो 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 नो, ये एच अल्फा लाइन नहीं है, ये एच अल्फा लाइन नहीं है। एच अल्फा लाइन कौन सी होती है? 3 से 2 में आया तो एच अल्फा लाइन, 4 से 2 में आया तो एच बीटा लाइन, 5 से 2 में आया तो एच गामा लाइन। अल्फा बीटा गामा एसोसिएट करते चले जाओ। ठीक है, आपसे पूछेगा एच अल्फा लाइन की वेवलेंथ बताओ, तो इसका मतलब क्या बताना है? 3 से 2 बामर सीरीज में, एच बीटा के लिए 4 से 2। ठीक है, और फॉर Ni बराबर कितना? 3। Ni बराबर 3 डालोगे यहाँ तो 1/, लैम्डा मैक्स मिलेगा ना। क्या आएगा लैम्डा मैक्स? 1/r इंटू 1/4 माइनस 1/9। कितना आएगा देखो तो सही, 9 - 4 5/36, तो 36/5r। तो लैम्डा मैक्स जो आएगा वो, यहाँ जगह तो खत्म हो गई तो इधर लिखूं तो लैम्डा नहीं, यहाँ लैम्डा मैक्स जो आएगा बैठ जा यार। देखो बच्चों, तो वहां से बामर सीरीज से चल रहे हैं हम, तो लैम्डा मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा बोलो? 36/5r, विच इज इक्वल टू 36/5 इंटू 9 से 12। ठीक है, ये आएगा आपका 65-63 एंगस्ट्रॉम, लगभग 65-63 के आसपास। ठीक है, जो कि कौन से रीजन में है? रेड कलर की है, जो कि क्या है? एच अल्फा लाइन है। और n इज इक्वल टू एन, इनिशियल स्टेट अगर कितनी है? 4 है, 4 से 2 में आ जाए तो ये कौन सी लाइन होगी? एच बीटा लाइन होगी, एंड सो ऑन। बाकी आप कर लोगे, पास्ट टेंस ब्रैकेट फुंड वगैरह कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही होते चले जाएंगे। 2 मैंने इसलिए डिस्कस किए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइमन और बामर से ही पूछे जाते हैं। आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो मिलेगा सबसे ज़्यादा लाइमन सीरीज और बामर सीरीज पे डिस्कशन मिलता है। बाकी फुंड ब्रैकेट जो भी है वो आगे बढ़ते चले जाओ, होता चला जाएगा। उस किसी की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ सब निकाल सकते हो, और 1/r याद कर लो। ना बच्चों, अगर n1 जो है इनिशियल स्टेट है और n2 फाइनल स्टेट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर n1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपसे पूछ ले तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n1 माइनस n2 इंटू n1 माइनस n2 प्लस 1/2। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है n = 4 से n = 2 में, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? 4 से 2 में आने के लिए 4 - 2 कितना बचा? 2।
इंटू 4 - 2 + 1 कितना हो गया 3, टोटल 3 लाइन्स होंगी। 3 लाइन्स कैसे होंगी, 4 से 2 में आने में 4 से 5 में आ गया, फिर 5 से 2 में आ गया, 2 हो गई, फिर 4 से डायरेक्टली 2 में आ गया। ऐसे स्टेप स्टेप करके आ सकता है। ठीक है, अगर n1 n है, n1 कितना है n है और फाइनल स्टेट 1 है, तो कितना होगा यहाँ n-1, यहाँ क्या होगा n-1 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी होंगी n × n-1/2, n × n-1/2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू लिखते रहो बच्चों, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली only those according to D. Broglie only those orbits are possible for which circumference of orbit is equal to the integral multiple of de Broglie's wavelength। क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच, और सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr। ठीक है, 2πr होगा ना, सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट यानी 2πrn इज द सर्कमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट is equal to the integral multiple of de Broglie's wavelength, where n is the orbit number, n is the orbit number, n कितना है इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 डैश 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 डैश, यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक वेवलेंथ होगी फर्स्ट ऑर्बिट में, पूरी ऑर्बिट में एक वेव होगी। ठीक है, पूरी ऑर्बिट में, अगर ये ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, छोटी छोटी बन जाएंगी ना, ये एक वेव हो गई। ठीक है, ये दूसरी वेव हो गई, ये तीसरी वेव हो गई, ये चौथी वेव हो गई। डी ब्रोगली वेवलेंथ, यहां से यहां तक एक वेव है, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, यही तो होगी पूरी वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक यही तो होगी एक वेवलेंथ। ठीक है, तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर एग्जिस्ट जिसके लिए सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि क्या है बोलो, क्या निकाली थी हमने h/p, टीग्रोबोली तो निकाली थी। p क्या, कल की क्लास में, परसों की क्लास में, p क्या है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वेव किसके साथ एसोसिएट कर रही है, वेव भी तो रिवॉल्व कर रहा है यहाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना यहाँ, तो जब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएट कर रही है। ये वो वेव कौन सी वेव है, डी ब्रोगली वेव है, मैटर है यहाँ, मैटर रिवॉल्विंग डी ब्रोगली वेव। ठीक है, तो मोमेंटम कितना होगा यहाँ फोटोन का mv, तो mn/vn रखोगे यहाँ रखो, तो 2πrn इंटू NH/m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोमेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हो गया। तो देखो क्या आ गया यहाँ से mvn/rn इज इक्वल टू NH/2π, बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन आ गया। देखो mvn/rn इज इक्वल टू NH/2π, ये तो पढ़ा था हमने बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। ठीक है, बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन।
ठीक है, तो जब 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो जो वेव एसोसिएट करेगी, जो डी ब्रॉगली वेव होगी, उसकी वेवलेंथ कितना होगी, हैं 5 लैम्डा, 5 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू किसके होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट के 2 पाई आर। 5 वेव आएंगी और 5 वेव की वेवलेंथ जो होगी वो टोटल 5 लैम्डा इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? देखो हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, H लाइक एटम, H लाइक मीन्स हाइड्रोजन लाइक एटम। कौन है हाइड्रोजन लाइक एटम? ठीक है, सिंगली इलेक्ट्रॉन एटम। सिंगली इलेक्ट्रॉन एटम कौन है? He+। ठीक है, अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। और कौन है? Li++। और कौन है? बेरिलियम भी है क्या? +3 है, बी होता है बेरिलियम। ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। और इसका कितना है? 4 है। ठीक है, अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 बचेगा, इससे 2 निकल गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इससे 1 निकल गया तो 1 बचेगा। क्या करना है आपने क्या क्या करना है? जिस फॉर्मूले में बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जहां जहां हमने जो जो फॉर्मूले यूज करे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जीज इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह, या जहां जहां जो जो यूज किया, जहां पे ई स्क्वायर आया उस ई स्क्वायर को ZE स्क्वायर से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है हर फॉर्मूले में जहां पे ये आया था। तो जहां पे e⁴ आया होगा फिर वहां पे Z² e⁴ डालना होगा। ठीक है, ठीक है। और जो रिडबर्ग कांस्टेंट आया उसकी जगह पे Z² डालना होगा। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट करने हैं आपने बस। रिडबर्ग कांस्टेंट की जगह Z²। Z क्या है यहाँ? एटॉमिक नंबर है। जैसे हमने निकाली थी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम में निकाली थी ना nth ऑर्बिट का रेडियस। क्या निकाली थी? अगर आपको याद हो तो हमने निकाली थी nth ऑर्बिट की रेडियस E²। क्या निकाली थी? एप्सिलॉन E² नहीं, एप्सिलॉन हमने निकाली थी एप्सिलॉन n² h² अपॉन πm⁴। πm⁴ की जगह क्या डाल देना है? ZE² डाल देना है। ये nth ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है, और n = 1 डाल के ये z और n हटा दूं ना, तो z और n हटा के ये कितना निकाला था हमने? n = 1 के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम निकाला था। ठीक है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम जब ये निकाला था हमने, तो हमारा Rn जो आएगा निकालने के लिए क्या हो जाएगा? सारी वैल्यू 0.529 है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम है n² और z को छोड़ के, तो बाकी बचा हुआ n² और z यहाँ चिपका दो, n²/z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम में nth ऑर्बिट का आपको रेडियस निकालना होगा, तो आप ये लगा रहे होंगे। z एटॉमिक नंबर है, n जो है ऑर्बिट की संख्या है। सेकंड ऑर्बिट का निकालना हो तो n = 2 रख दोगे। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना हीलियम में, तो हीलियम में Z2 रख दोगे, N2 रख दोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम में, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकाली थी nth ऑर्बिट में? बोलो, हमने निकाली थी Vn = E²/2ε0 NH निकाली थी। तो E² जो निकाला था ऊपर, उसकी जगह पे ये डाल दो। क्या डाल दो? ZE²/2ε0 NH। ठीक है, ये आ गई स्पीड। और ये Z और N, Z ये हट गया और N को 1 लिया था, तो ये कितना आया था निकल के? 2.17 × 10⁶ मीटर पर सेकंड आया था। ठीक है, कितना आया था? 2.17 × 10⁶ इंटू क्या? Z/N, इतना मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूले यूज करेंगे हम ना कि ये, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। nth ऑर्बिट का स्पीड निकालना होगा, nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना होगा, स्पीड निकालनी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, नाउ एनर्जीज निकालें। एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या निकाली थी बच्चों? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो निकाली थी, हमने निकाली थी m e⁴ क्या निकाली थी? माइनस साइन था,
m e की पावर 4 था, तो e की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा z स्क्वायर e टू द पावर 4, तो m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये निकाला था। ठीक है, और जब ये निकाला तो kn कितना था, kn था m z स्क्वायर e टू द पावर 4, 8 था ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये पॉजिटिव था, और un जो निकाला था वो क्या निकाला था, हैं माइनस ऑफ m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमारी एनर्जीज आएंगी। ठीक है, और यहाँ z की वैल्यू 1 रखूं और n की वैल्यू 1 रखूं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, कितना आया था -13.6 आया था ना, तो यहाँ फॉर्मूला यही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप लगाएंगे कृपया, ये फॉर्मूला लगा के आप हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट में एनर्जी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन की, और इन तीनों में रिलेशन वही आएगा। देखो क्या आएगा, En इज इक्वल टू माइनस kn इज इक्वल टू क्या आएगा un/2, और एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए, एमिशन स्पेक्ट्रम कुछ नहीं करना है, क्या करना है, r की जगह पर z स्क्वायर r डाल देना है, z स्क्वायर r इंटू 1 अपॉन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनिशियल स्क्वायर। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुल सीरीज वैसे ही मिलेंगी जैसे मिल रही थी। ठीक है, फाइनल स्टेट 1 होगी, इनिशियल स्टेट 2 3 4 5 6 लाइमन के लिए, बामर के लिए फाइनल स्टेट 2 होगी। ठीक है, और इनिशियल 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लिखो शॉर्ट कमिंग ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, शॉर्ट कमिंग ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, हाँ इसी में शॉर्ट कमिंग लिख लो, शॉर्ट कमिंग या ड्रॉबैक, शॉर्ट कमिंग ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट लिखो, द थ्योरी कुड नॉट अकाउंट, द थ्योरी कुड नॉट अकाउंट द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, एटम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो थ्योरी कुड नॉट अकाउंट द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगला लिखो, दिस फेल्स टू एक्सप्लेन this fails to explain fine spectral lines ब्रैकेट में लिख लो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड रिलेटिविस्टिक मास, ब्रैकेट रिलेटिविस्टिक मास ब्रैकेट क्लोज करो ऑफ H एटम, ऑफ H एटम। ठीक है, इसके अलावा इस एमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत फाइन लाइंस मिलती हैं, उन फाइन लाइंस को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तीसरा लिखो, द थ्योरी फेल्स टू गिव करेक्ट रिजल्ट व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड in electric or magnetic field, in electric or magnetic field, full stop. It is found that when electric or magnetic field is applied to the atom, comma, each spectral line splits into several lines. Each spectral line splits into several lines. Full stop.
द फॉर्मर इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट एंड द लेटर एज ज़ीमान इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्पेक्ट्रल लाइन जो स्प्लिट होती हैं उसे क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब अप्लाई करने पर जो लाइंस स्प्लिट होती हैं उसे क्या कहते हैं, ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। इसको ये एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों स्प्लिट हो जाती हैं। अगला लिखो है, हाँ लेटर इज कॉल्ड ज़ीमान इफेक्ट, ZEEMAN, ZEEMAN, ज़ीमान इफेक्ट। अगला लिखो, इट फेल्ड टू अकाउंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, ये आपका बोहर थ्योरी का डिस्कशन था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, लिखा हाउ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाउ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, nth ऑर्बिट में 2πrn/Vn, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Rn क्या है, Rn क्या था बताओ तो सही। Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अभी अभी पढ़ा है हमने, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, और स्पीड क्या पड़ी है, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n। याद कर लो, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होती है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है। तो यहाँ डालोगे n स्क्वायर, यहाँ डालोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये दोनों रिलेशन यहाँ लेके आओगे जब, तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ऐसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2πrn, स्पीड उसकी Vn है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो बताई थी अभी मैंने, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। m ही तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के, और स्पीड क्या आई थी हमारी, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये दोनों रिलेशन यहाँ डालोगे ना, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और अपन 1/n, 1/n ऊपर जाके क्या हो जाएगा, n क्यूब। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ठीक है, देखो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in Bohr's H atom, in Bohr's H atom, whose energy is minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ आ गया? अगर देखो ना यार, एनर्जी कितनी है टोटल, इतनी, और एनर्जी होती कितनी है, -13.6 होती है ना, n स्क्वायर कर दो तो n कितना आ जाएगा यहाँ से, 2। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है ये, तो n इज इक्वल टू 2 में एंगुलर मोमेंटम निकाल लो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, p MAVR इज इक्वल टू क्या होता है, NH/2π। बोहर थ्योरी लगानी है ना, तो कितना आ गया एंगुलर मोमेंटम सेकेंड ऑर्बिट का, 2 × h/π, 2π, तो कितना आ गया, MVR इज इक्वल टू h/π, या h/π इज द आंसर। ठीक है, सपोज
सपोज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन potential energy of a proton and a electron separated by distance r is minus of k e square upon 3r cube, minus of k e square upon 3r cube. Use Bohr's theory to obtain energy levels या radius of orbit, of such hypothetical atom. ठीक है. सपोज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 3r क्यूब. यूज बोर थ्योरी टू ऑब्टेन रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ सच हाइपोथेटिकल एटम. बताइए. सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इधर ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार घूम फिर के आता है. ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को बदलता रहता है. ठीक है, याद रहेगा जो मैं कर रहा हूँ स्टेप. पोटेंशियल एनर्जी जब भी दी हुई हो आपको तो इस पोटेंशियल एनर्जी से हमेशा फोर्स निकाला जा सकता है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के लिए. कहाँ के लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के लिए डिफाइन होती है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जब आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी हो तो इससे कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं. क्या होगा वो? माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं आएगा अब यहाँ फोर्स, बिकॉज ये आर क्यूब है. आर होता तो आर स्क्वायर आता. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो. जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, बाहर आ गए. माइनस के स्क्वायर अपॉन 3 कौन डिफरेंशिएट होगा? आर की पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? के ई स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 4. ये आ जाएगा. 3 कैंसिल हो जाएगा ना. ठीक है, ये आ गया डिफरेंशिएशन. अब इतना फोर्स एक्ट कर रहा है प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के बीच में. ये फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि हाइपोथेटिकल एटम है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा प्रोटॉन के चारों तरफ. ठीक है, तो अब इसको किससे इक्वेट कराना है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर से. तो के ई स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 4 को एम वी स्क्वायर अपॉन आर से इक्वेट करा देना है. ठीक है, तो यहाँ से आपका एम वी स्क्वायर क्या आ गया निकल के? के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया. अब बोहर थ्योरी वैलिड है. ठीक है, बोहर थ्योरी लगाओ, एम वी आर बनाओ इसका. तो एम वी आर बनाऊँ तो क्या बनेगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर. ज़बरदस्ती बना दिया ना, तो क्या फालतू सामान आया इधर? एक तो m आया फालतू सामान, तो ये फालतू सामान जो m आया तो इधर लाना पड़ेगा ना m. तो m के ई स्क्वायर, और कौन आया फालतू सामान? आर स्क्वायर. यहाँ से खसका लिया तो यहाँ r बचा लिया. फिर इसको उठा के एन एच अपॉन 2 पाई डाल दो. m के ई स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि बोहर थ्योरी का वैलिडिटी है. ठीक है, तो r निकल आया यहाँ से. देखो महोदय, ये स्क्वायर करो कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. ये आपका एनर्जी लेवल या रेडियस आ गया ऑर्बिट. ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का केस होगा, हमेशा फोर्स निकाल लेना डिफरेंशिएट करके. ठीक है बच्चों, और करेंगे क्वेश्चंस? अब नहीं, चलिए अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करा के हम न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे.